पहाड़ पर सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दियों की शुरुआत में कश्मीर गांव के एक गद्दी परिवार का भेड़ों का रेवड़ धौलाधर के इंद्राहर जोत से उतरने लगा। इन्हें हाँकने वालों में सोमू, उसका बड़ा भाई लेखू, उनके 2 घोड़े, तो गद्दी नस्ल के कुत्ते, तो मेमनों को उठाए लेखू का बड़ा लड़का मोखू भी साथ साथ था। या इंद्राहर है मोखू? लेखू ने अपने बेटे मोखू की ओर जोर से आवाज लगाई। जल्दी करो, इस पथरीले बियाबान उजाड़ दुनिया से हमें शाम होते नीचे उतरना है। सूरज भी अपनी गर्मी छोड़ रहा है। सायंकाल की हवाएं बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। साएं साएं हवा जब उनके कानों के पास से गुजरती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे ये अपने साथ उनके इरादों को उड़ा देना चाहती हो। इंद्राहर दरे की नंगी चोटी पर कहीं कहीं ताजा बर्फ की चमक ढलते सूरज की रोशनी में सुनहरी छटा बना रही थी। मोखू के हाथ से एक मेमना छूटा और मैं करता हुआ बड़ी चट्टान की एक कंदरा में जा गिरा। मोखू चिल्लाया, बापू जरा मदद करना, मेमना कंदरा में गिर गया है, जल्दी आओ। लेखू कंदरा की ओर भागा। मेमना 2 चट्टानों के बीच फंस गया था। लेखू ने अपनी कमर के इर्द गिर्द बंधे बकरी की ऊन की बनी मोटी रस्सी का एक सिरा मोखू के हाथ में पकड़ाया और रस्सी के सहारे कंदरा में उतरने लगा। मोखू ने रस्सी को एक बड़े पत्थर से लपेटते हुए आखिरी सिरे से अपने आप को लपेट लिया। लेखू तब तक मेमने को पकड़ चुका था। उसने मेमने को मोखू की तरफ फेंका और मोखू ने उसे दबोच कर सुरक्षित जगह पर रख दिया। मोखू ने अब पूरा जोर अपने बापू को निकालने के लिए रस्सी पर लगाए रखा। वो फिर इंद्राहर जोत से नीचे उतरने लगे। भेड़ बकरियों का झुंड पत्थरों चट्टानों से होते हुए बहुत नीचे उतर चुका था। नीचे इलाके की खूबसूरत चरागाहें साफ दिखने लग पड़ी थी। सूरज दूर पोंग बांध की झील के पीछे से छिपने का अपना आखिरी इरादा पक्का कर चुका था। मोखू और सोमू पानी की तलाश में नीचे तंग घाटी में उतर के वे बरसों से यहाँ आते रहे हैं। लेखराज ने कई लकड़ियों के लट्ठे इधर उधर से इकट्ठे कर लिए थे। कई लकड़ियां तो इस इलाके में गर्मियों के समय में लामाडल के बड़े व छोटे नोहन के समय में इकट्ठे हुए लोगों ने रख छोड़ी होती है। शाम का सूरज पोंग बांध की दूर तक फैली झील में समा चुका था। ऊपर इंद्राहर की चोटी से चांद नीचे पहाड़ को मुस्कुराकर झांक रहा था। लेखू को ऊपर सुरमई आकाश में सितारे ईश्वर के घोंसले नजर आए। मोखू बस इन्हें देखने भर से मोहित हो उठा। सोमू नीचे धरती पर दूर झड़ आए सितारों को निहार कर प्रसन्नचित हो रहा था। शीतलता उनकी सख्त देहों से टकराकर शर्मिंदा हो रही थी। जोत के नीचे दूर तक फैली चरागाह में बाहें फैलाकर लेखू बोला, ये जगह बरसों से अभी तक उसी धुन में गीत गा रही है जैसे वर्षों पहले गाती थी। मोखू तूने तो धर्मशाला भी ना देखा होगा। जब हम नीचे उतरेंगे तो उसकी एक झलक देख लेना। वैसे शहर के बीच तो हम आज तक रहेंगे। यही किस्मत है हमारी। अब तो ऐसा लगता है कि हम चोर हैं। शायद हम इस दुनिया की चरागाहों के चोर हैं और हमारे सपने कोई और चुरा रहा है। कोई हमें अब फूटी आंख भी नहीं भरता है। बस हम कुछ एक वर्ष ही आएंगे। जिस जगह पर आज हम बैठे हैं ना मोखू, यहाँ सरकार पर्यटन ग्राम बनाने वाली है। लोग इस धौलाधर की खूबसूरती को निहारने आएंगे। यहाँ इंसानों का जमघट होगा। फिर ये चरागाहें पैरों के नीचे कुचल दी जाएंगी। हमारी परंपराओं में जकड़ा पेशा आंसुओं की धुंध में हो जाएगा। तब ये चांद, सितारे, घाटियाँ और ये ऊंचा स्वाभिमानी धौलाधर का शिखर हमें अपना नजर नहीं आएगा। हम पराये से ख्याल बन जाएंगे। हम तब इन वादियों, इन चरागाहों को भी पराये से नजर आएंगे। चरागाहें फिर सभ्य इंसानों के पांवों के नीचे नरम बिछौने से बन जाएंगी। वे हमारी भेड़ों के लिए कोमल कोपलें उगाने का परंपरागत जुनून भूल जाएंगी। कोई 3-4 दिन इधर उधर हर चरागाह को छानकर वे तीनों अपने रेवड़ के साथ कई घाटियों और चरागाहों को पार करके एक आखिरी चरागाह की ओर निकल गए, जहां शायद उनकी उम्मीदों का मौसम वैसा ही होगा जैसा उनकी परिकल्पना में था।
कोई 3-4 महीने उन तीनों ने शिवालिक पहाड़ियों के आंचल में बसे गांवों की सरहदों में दुबली पतली चरागाहों में अपने रेवड़ को दौड़ाया। वे तीनों जहां भी गए बस लोगों की आंखों में खटकते रहे। उन्होंने ये सब बातें सुनी। अरे अब क्यों आए हो यहाँ? खेत तो हमने जोतने नहीं, तो फिर तुम्हारे रेवड़ को क्यों बिठाया? सीधे सड़क से आगे निकल जाना, हमने घासनियों में पौधे लगाए हैं। तुम अभी भी हो? हमने सोचा तुम अब यहाँ कभी ना आओगे। यहाँ समय किसके पास है तुम्हारे लिए? धौलाधार के पहाड़ों पर फिर से गर्मियों का मौसम आ चुका था। लेखू के बेटे मोखू ने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली है। लेखू ने जैसे तैसे उसे यहाँ तक पढ़ा दिया है। 12वीं तक भी वह 10-12 किलोमीटर तक पढ़ने जाता रहा है। गद्दियों के गांव में लड़के पढ़ तो गए हैं, पर इतना नहीं पढ़े कि वो दूर 25 किलोमीटर बीए की पढ़ाई कर सकें। और अगर बीए कर भी लिया तो फिर करेंगे क्या? रेवड़ अब लाहुल की बर्फ से नंगी हुई घाटियों की ओर निकलने की तैयारी कर चुका था। इस बार लेखू के लड़के ने भी साफ मना कर दिया था। वह चाहे घर में और लड़कों की तरह नए सपने लेने के लिए तैयार हो गया था, पर लाहुल की कठिन चढ़ाइयों में अपने बाप संग नहीं भटकेगा। लेखू ने स्नेह की बदलती धार तो देखी ही थी, साथ में अपने बेटे के भविष्य की पतली लकीरें भी उसे जकड़ रही थी। क्या मोखू हमारा पुश्तैनी काम कर पाएगा या कोई पराई चौकरी ही करेगा? उसने कई दिन सोचा और लाहुल की ओर निकल गए। लाहुल की कठिन चढ़ाइयों में कई महीनों के बाद घर लौटकर लेखू अपने बाप से बोला, बापू, तुम्हें अब मेरे फैसले पर मोहर लगानी है। मैं जब तक हो सकता है तेरी परंपरा को जीवित रखूंगा, पर अपने बेटे को यह पुरातन काम नहीं करवा सकता। जब मैं नए जमाने के नौजवान लड़के लड़कियों को देखता हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। पढ़े लिखे लोग ने स्वाभिमान से भरे पेशे अपना रहे हैं। वे हमें अनपढ़ व हीन समझते हैं। वे हमारी किस्मत का खुद निर्णय कर रहे हैं। वे हमें बदकिस्मत समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब बुढ़ापे तक हमारे छप्पर के बाहर इन भेड़ बकरियों का रेवड़ ना टिकेगा। नए जमाने की हवा ने हमें बदलने पर मजबूर कर दिया है। जब परिवर्तन और नई सुविधाओं की रोशनी हमारे इन छप्परनुमा घरों के दरवाजे पर खड़ी है, तो फिर हम क्यों ना इसे अपने तंग नीची छत वाले कमरों में आने का निमंत्रण दें। हमने सदियों से पुराने सिलसिले का बिना रुके चलाए रखा। इन खूबसूरत घाटियों, पहाड़ों, नदियों, झरनों और चरागाहों के एहसान से कदम दर कदम चलाए रखा। पर अब सब कुछ बदल गया है बापू। लेखू के बाप शोभू ने अपने बेटे की बातों के दर्द को महसूस किया, पर एक खौफ के साए की पतली लकीर उसके चेहरे की झुर्रियों में खिंचती गई। उसकी जिंदगी का तो आखिरी पड़ाव है, पर उसके बेटे पर यह बदलते समय का कौन सा बदसूरत रंग चढ़ गया है। उसका सारा जुनून ही मिट गया है। बूढ़ा शरीर कुछ पल कांपता रहा, फिर अपने ख्यालों को दूर धौलाधार के बड़े पहाड़ पर झटझर कर रेत में मिलता देखता रहा। कुछ वर्षों के बाद इंद्राहर जोत की नीचे की घाटी में फैली धुंध में एक पर्यटन गांव उभर कर आ गया था। अब वहां एक छोटा आधुनिक पर्यटन गांव बस चुका था। उस गांव के दूर फैली घाटी में कई पगडंडियां बन चुकी थी। वहां दिन रात एक शोर सुनाई देता था। चरागाहें पर्यटकों के जूतों के नीचे दिन रात मसलती थी। सिर्फ सोमू, लेखू जैसे गद्दियों के रेवड़ों का शोर अब वहां नहीं था। वहां के उस पार से आई हवा को अंदर आने से रोकने के लिए कंटीली तार लग चुकी थी। इसी पर्यटन गांव के एक कोने में लेखू जैसे कुछ पढ़े लिखे लड़कों को हाथों में डंडा लिए गार्ड बनाकर खड़ा कर दिया था। मोखू पर्यटन गांव की कंक्रीट की दीवार में से निकले धौलाधार के ऊंचे पहाड़ को बोना बने देखते जा रहा था। फिर दूर इंद्राहर दरे से भेड़ बकरियों का एक छोटा सा रेवड़ नजर आने लगा। वह बस उसे निहारता जा रहा था और शायद उसका मन छटपटाता जा रहा होगा या फिर नहीं। धन्यवाद दोस्तों।